डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला, फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। इससे पहले के वीडियो में हमने अंडर द हेडिंग सम इम्पॉर्टेंट डिसीजेज ऑफ प्रेजेंट डेज कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजेस के बारे में हमने पढ़ा। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सिंबल से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। व्हाट दिस इंडिकेट? यस, दिस सिंबल is very dangerous symbol. This symbol is a symbol of danger disease, that is AIDS. AIDS is what? AIDS is a name of disease. Its full form is acquired immunodeficiency syndrome. Students, this disease is caused by a dangerous virus. It is viral disease. That virus name is HIV, human immunodeficiency virus. Why we call it HIV? Because it suppresses, it destroys, it completely dominant over the immunity of the human. ये ह्यूमन इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है, उसकी डिफिशियंसी पैदा कर देता है इंसान की बॉडी में। इसलिए इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। ये बहुत डेंजरस वायरस होता है। तो ये जो वायरस से लोग सफ़र करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा दूसरे सिम्टम्स भी इसमें आ जाते हैं। इसलिए इसको एक्वायर्ड कहा गया, यानी सिंड्रोम कहा गया। सिंड्रोम तो ये वो डिसीज़ होती है जो एक्वायर्ड की जाती है, और जिसे एक्वायर्ड होता है ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम की डिफिशियंसी। तो इसमें जो विक्टिम्स रहता है वो बहुत सारे डिसीज़ से सफ़र करता है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आपकी नेचुरल इम्यूनिटी स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाती है तो आप पर जो है हल्का सा हल्का छोटा सा छोटा जो वायरस भी है वो हावी हो जाता है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स ऑफ डिसीज़ और सिंड्रोम जो है तैयार हो जाता है, और धीरे धीरे पेशेंट जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होती है एलिजा टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए से जो है हम जो है एड्स के पेशेंट की जो है जांच करते हैं वायरस उसकी बॉडी में मौजूद है या नहीं। ये जो एड्स हैं इसके बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिन्हें हम रेड सिग्नल्स भी कहते हैं। ये रेड सिग्नल्स हर एक को मालूम होना चाहिए कि रेड सिग्नल्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा है कि ये होता है एड्स। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, एड्स डज नॉट ऑकर ड्यू टू टचिंग टू एंड शेयरिंग द फूड विद HIV इन्फेक्टेड पर्सन। यानी ये बीमारी जो है इन्फेक्शन से तो होती है, इन्फेक्टेड डिसीज तो है, लेकिन किस तरह का इन्फेक्शन? अगर एड्स के पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या ब्लड शेयरिंग होता है, उसका रेजर या उसका निडल, उसका जो है इंजेक्टेड निडल जो है वो इस्तेमाल होता है या ब्लेड इस्तेमाल होता है, तो उससे ये ट्रांसफ़र होने की, या ब्रश इस्तेमाल होता है तो उससे ये ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ फूड शेयर कर रहे हैं या कोई स्पेस शेयर कर रहे हैं तो ये उससे नहीं होता है। जैसे दूसरी जो वायरल डिसीजेस होती है उसमें ये होता है कि वायरस जो है वो बॉडी के बाहर एयर में परसिस्ट होता है और वो पेशेंट हेल्दी पर्सन को हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान में रखें कि ऐसा कोई पेशेंट्स अगर हमारे आसपास है तो हमने उससे अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि उसके जो खाने से या उसके टच होने से हमको ये बीमारी नहीं हो सकती है, और ना ही नर्सिंग करने से होती है, ना ही किसी किस्म की और दूसरी मदद करने से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखें आप। इसी तरह से हमको ये भी याद रखना चाहिए, डू यू नो
HIV वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन अफ्रीका स्पीसीज ऑफ मंकी। सबसे पहले इसको अफ्रीका के मुल्क में, अफ्रीकन मुल्क में जो है, अफ्रीका के अंदर जो है मंकी के अंदर इसको देखा गया था। अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एड्स जो है 80 to 85% HIV इन्फेक्शन इन द इंडिया ऑकर थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यानी ये गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के वजह से भी फैलता है। तो इस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। और ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, खतरनाक डिसीज़ है, फैटल डिसीज़ है, इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करने वाली डिसीज़ है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो ये वायरस के साथ साथ और दूसरे छोटे मोटे हल्के जो वायरस होते हैं वो भी जो है इन्फेक्शन के ज़रिए से जो है पेशेंट को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीजेस जो एनिमल के थ्रू होती है। यहाँ पर कैन यू टेल के अंडर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस को समझना इंतहाई ज़रूरी। पहला क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, विच मेजर आर टेकन एट योर होम टू कंट्रोल द रैट। हमारे घरों पर अगर से कुछ रैट की तादाद बढ़ जाती है, चूहे बढ़ जाते हैं, तो हम उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ग्लू और एडियोसूट ट्रैप्स और बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से चूहे घरों में आते हैं, जैसे फूड है और जो दूसरे जो सोर्सेस हैं वाटर के, इसको खुला नहीं रखेगी। जो है किचन को, ड्रावर्स को, इसको साफ़ सुथरा रखेगी। और हमारे यहाँ की जो सीलिंग है, ब्लॉकिंग है और कुछ कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर चूहे जाके बैठ सकते हैं, उसको साफ़ करते रहेंगे। और मॉस्किटो माउस जो ट्रैप्स आते हैं वो ट्रैप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ केक्स वगैरह भी आते हैं जो मेडिसिनल मेडिसिन्स होती है, जिसके ज़रिए से रैट्स इसको खाकर जो है वो मरते हैं। तो ऐसे थ्रोपैक्स भी कहते हैं उनको, या केक्स भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू केयर अबाउट हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक डॉग, कैट्स एंड बर्ड्स। ये हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो कैट्स है, डॉग्स है, बर्ड्स हैं, इनका जो है हमको इनकी हेल्थ का क्यों केयर लेना चाहिए। इसलिए कि ये हमारे दरमियान में रहते हैं, ये पेट्स एनिमल कहलाते हैं। और ये जो पेट्स एनिमल रहते हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा जो है कांटेक्ट में आते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एनिमल है, ये पेट एनिमल, तो इनको भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजल डिसीज़ तो होती होगी। तो इनको जो डिसीजेस होती है उनके ज़रिए से ये जो डिसीजेस है हम तक भी पहुंच सकती हैं, ह्यूमन को भी हो सकती है। वो जो पैथोजन है हमारे बॉडी में भी फैल सकते हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर जो है स्पेशली हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके बॉडी में फ्लाइज, फ्लीज, टिक्स, वॉर्म, ये सब इनको होते हैं। तो लिविंग बॉडीज़ जो रहती है, पेट्स एनिमल जो है, ये हमारे लिए वेक्टर साबित हो सकते हैं और इनके ज़रिए से हमको ये बीमारी हो सकती है। तो इनसे हमारे को इन्फेक्शन से रुकने के लिए क्या करना चाहिए। फिर जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बर्ड्स है, इनको हेल्दी रखना चाहिए और इनको डिसीज फ्री रखना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन पिजियन, स्ट्रे एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। क्या इनमें तीनों में कोई वो है रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। पिजन क्या है, पिजन कैन एक्ट एज ए कैरियर ऑफ न्यूमरस डिसीजेस। बहुत ज़्यादा बीमारियों को फैलाने का जरिया हो सकते हैं। ये जो बीमारी हमारे अंदर फैला सकते हैं वो वायरल और बैक्टीरियल बीमारी हो सकती है। तो ये कैसे कर सकते हैं, जो भी ये इनकी बॉडी के अंदर के जो भी जरासीम वगैरह है वो हमारे को स्पेशली जो बैक्टीरिया वगैरह जो है इनकी बॉडी से फैलते हैं, वो एस्चेरिचिया कोलाई है, जो क्रिप्टोकोकस और हिस्टोलोप्लाज्मोसिस करके जो बीमारी होती है उसको ये फैलाने का काम करते हैं। इसी तरह से स्ट्रे एनिमल्स जैसे डॉग है, कैट है, रोडेंट है ना, ये भी बहुत सारी बीमारियों के कैरियर होते हैं। इनके ज़रिए से बहुत सारी माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी के अंदर फैल सकते हैं, तो ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्टेड जो डॉग होते हैं, रैबिट होते हैं, ये भी बहुत सारी बीमारियों के फैलाने का ज़रिया बनते हैं। स्पेशली ये रैबिट रेबीज़ नामी बीमारी को फैलाते हैं, जो हमको जो है इनके काटने से हो सकती है, इनकी डॉग बाइट से
और दूसरे जो एनिमल है उनके बाइटिंग से हमको जो ये फैल सकती है। तो ये जो वायरस है रेबीज वायरस, ये भी डेंजर वायरस है, इसके ज़रिए से जो है ये बीमारी हमारे को फैलती है। तो ये एक बड़ा रिलेशन है एनिमल्स के अंदर, स्ट्री एनिमल्स और ह्यूमन हेल्थ और पिजन के अंदर, कि ये जो है रिलेशन ये है कि ये डिसीज ट्रांसफर करते हैं और बीमारियां फैलाने का जरिया बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रैट्स कॉकरोचेस ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, हमारे घर पे जो रैट्स होते हैं है ना, ये रेड बाइट और उसके स्क्रैचेस से जो है रेड बाइट फीवर होता है। इन्फेक्टेड रैट यूरिन से जो है हमें लेप्टोस्पोरोसिस करके एक बीमारी होती है लीवर में और किडनी को डैमेज करती है। फिर रैट जो है हमें जो है ट्रांसमिट करते हैं प्लेग जैसी बीमारी, जो पैथोजेनिक बीमारी है, बैक्टीरियल डिसीज है, ये हमको रैट के ज़रिए से होती है। इसी तरह से कॉकरोच भी क्या है, ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, ये रातों के अंदर निकलते हैं हमारे किचनों के अंदर, हमारे जो है खाने के पीने के पहनों के जो चीज़ें होती है उसकी तरफ ये घूमते हैं। तो कॉकरोचेस भी जो है बहुत सारी जो है रोटेटिंग फूड खाते हैं, गार्बेज खाते हैं, और ये सिंक और ड्रेन जैसी चीज़ों के अंदर जो है बैठते हैं, जाके ट्रांसमिट करती है बहुत सारे बैक्टीरिया को। इनके ज़रिए से जो बीमारियाँ होती है, सल्मोनेलियासिस होती है, गैस्ट्रोइंट्राइटिस होती है, ये ह्यूमन के अंदर डेंजर बीमारियाँ हैं जो फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है। फूड पॉइजनिंग काय की वजह से होती है, उसमें ये कॉकरोचेस वगैरह जो है मुंह डालते हैं, बैठ जाते हैं जाके, और वो फूड जो है ख़राब हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से। इस तरह से गैस्ट्रोइंट्राइटिस करके जो हमें पेट की जो बीमारी है इसकी वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया इन्फेक्शन थ्रू द एनिमल्स। इसके बाद जो है हम कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे रेबीज एक डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है। ये डॉग बाइट के वजह से होती है, रैबिट बाइट, मॉन्की बाइट, कैट बाइट की वजह से होती है। ये पेट्स एनिमल्स ने या ये जो वाइल्ड एनिमल्स ने अगर हम इन्होंने हमको काटा है तो उसकी वजह से होती है। ये वायरस हमारे ब्लड के अंदर इंटर होकर हमारे ब्रेन तक पहुंचता है हमारे न्यूरॉन के ज़रिए से, फिर ब्रेन में जाकर ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम को जो है डिस्टर्ब करता है, जिससे हमारे अंदर एक किस्म का डर पैदा हो जाता है। उस पानी से एक किस्म का डर पैदा हो जाता है, उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया इस बीमारी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। अगर ये डॉग बाइट हुआ तो पेशेंट जो है पानी से डरता है, तो हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये एक फैटल डिसीज़ है, फैटल यानी खतरनाक डिसीज़ है। तो ये फैटिलिटी इसकी जो है हम रोक सकते हैं अगर इसका वैक्सीनेशन लिया जाए। ये ही डिसीज़, वायरल डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो आफ्टर इन्फेक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन विद इन द 10 डेज। अगर आपने विद इन 10 डेज इसका इंजेक्शन या इसका वैक्सीनेशन नहीं लिया तो फिर ये बीमारी हमको बढ़ सकती है। सादे जो है डॉग बाइट हो या और कोई एनिमल्स हो जिसने भी काटा हो, हमारे पेट एनिमल्स भी हो, तो हमने ये प्रिवेंशनली जो है हमने जो है इसको वैक्सीनेशन को लेना चाहिए, वैक्सीन करना चाहिए। इसके सिम्टम्स लेट आते हैं, तो ये सिम्टम जो है स्टार्ट होते हैं विद इन 90 to 175 डेज ऑफ द डॉग बाइट। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, एंटी रेबीज वैक्सीन उसको कहते हैं, ARV। ये हमारे यहाँ के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में फ्री में अवेलेबल है। प्राइवेट में करने जाए तो इसके 4000 तक का एक इंजेक्शन आता है। तो आई होप दैट स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेबीज। रेबीज इज व्हाट? इट इज द वायरल डिसीज विच इज कॉजेज ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। इसकी मेन सिम्टम्स क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मीन्स जो सफरर रहता है उसको पानी से डर लगता है। तो इसका वैक्सीनेशन आप एनिमल के काटने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन विद इन 10 डेज। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है इसके सिम्टम्स हैं, फीवर आता है 2 से 12 वीक तक, एग्रीगेशन इन बिहेवियर में तब्दीली आ जाती है, हाइड्रोफोबिया होता है, डर लगने लगता है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखिए, यहाँ कहा जा रहा है इंटरनेट माय फ्रेंड, इंटरनेट आपका दोस्त है। इंटरनेट कैसे आपका दोस्त है? देखिए, वॉच द वीडियो अबाउट द रेबीज ऑन इंटरनेट। आपको कहा जा रहा है कि आप रेबीज बीमारी के ताल्लुक से यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखिए, इंटरनेट से वीडियो देखिए, और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या क्या कॉजेस है, उसके क्या क्या इलाज है,
ट्रीटमेंट है, उसका प्रिवेंशन क्या है, ये सब आप वहाँ से कलेक्ट कीजिए इंफॉर्मेशन। तो रेबीज़ और उसकी एक लिस्ट भी बनाइए और डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये हुआ है रेबीज़। ये इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो एनिमल के थ्रू होती है। इसके बाद जो स्टूडेंट्स यहाँ अगेन हमको एक एक्टिविटी दी जा रही है, कैन यू टेल। फिर यहाँ हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जरा देखेंगे आप। कैन यू टेल में हमको क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हाई द एनिमल केजेस एंड देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट बी नियर द किचन। अभी हमने पढ़े हैं कि जितने भी एनिमल्स के जो पिंजरे होते हैं या उनके जो लिविंग प्लेसेस है या उनके जो घर है हम बोल सकते हैं, वो क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए कि एनिमल्स जैसे हमको बहुत सारी बीमारियां होती है, वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स को भी बीमारियां होती हैं। जैसे अभी हमने पेट्स एनिमल्स के बारे में देखा है, पेट्स एनिमल्स पिजन हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं, इनको सबको बीमारियां होती हैं। तो किचन के नज़दीक क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ से जो है एक तो बीमारियां ट्रांसफ़र हो सकती है, दूसरा ये कि वहाँ से फिर इनको भी नुकसान हो सकता है। किचन से हॉट एयर निकलती है, टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होता है ना। उनके जो है किचन के करीब अगर उनके जो लिविंग प्लेस है या उनके केजेस है तो वो गर्म हो सकते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है ना। अगर ये एनिमल इन्फेक्टेड है तो इनके फीकल मैटर से या इनके यूरिन से या इनके बॉडी से जो पैथोजन है हमारे खाने पीने में आएंगे, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर जो जुएँ हैं, पिस्सू हैं, जो इनके बॉडी पे बैठ सकते हैं, वो कैरियर हो सकते हैं, है ना। वाटर कंटिमिनेट हो सकता है उससे, फूड कंटिमिनेशन हो सकते हैं। इसी तरह से उनके जो फीदर्स है, उनके फर है, हेयर है, ये भी जो है अनहाइजीनिक होते हैं हमारे लिए अगर ये हमारे फूड में मिक्स हो जाए तो। इसलिए जितने एनिमल्स है उनके केजेस और उनके लिविंग प्लेसेस जो है किचन से नज़दीक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन विच सिम्टम्स रेबीज कैन बी आइडेंटिफाइड। तो हमने ये देख चुका है कि रेबीज क्या डिसीज़ है, हम उनको कैसे जो है कैसे क्या वो करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे स्टूडेंट्स। यस, कौन से सिम्टम्स की बुनियाद पर हम उनको आइडेंटिफाइड करेंगे। कैन यू टेल मी विच सिम्टम्स। देखिए सबसे पहले तो ये पेशेंट्स को क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया क्या है, पेशेंट को पानी से डर लगता है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सिम्टम्स। तो हमने बहुत सारे सिम्टम्स इसके देख चुके हैं। ये वायरस जो है हमारे न्यूरॉन के थ्रू इंटर होता है और ब्रेन तक पेशेंट के पहुंच जाता है। इसके सिम्टम्स भी हमने देखा है। हाइड्रोफोबिया इसका मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो एक रीज़न है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये पेशेंट जो है रेबीज इन्फेक्टेड है। और उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, फीवर होता है उसको, और हाइपर एक्टिविटी वो करने लगता है, एग्रेसिवनेस, बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो इसकी जो वैक्सीन है अगर टाइम पर नहीं ली जाती है तो ये पेशेंट जो है इसके लिए ये जो बीमारी है फैटल हो सकती है और वो पेशेंट जो है मर सकता है। तो हाइड्रोफोबिया है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। तो हाइड्रोफोबिया क्या है, हाइड्रोफोबिया इज एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर जनरली एक्सपीरियंस बाय विक्टिम्स ऑफ रेबीज। ये जो है इसकी जो है मतलब निशानी है, सिंबल्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ अभी तक हमने जो देखा है इन्फेक्शियस डिसीजेस देखा है, जो इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्टेड डिसीज, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिसीज, इन्फेक्टेड डिसीज थ्रू द एनिमल्स। अब हम देख रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज किसे कहते हैं, वो डिसीजेस जो इन्फेक्शन के थ्रू नहीं होती है, ठीक है, कॉन्टेक्ट से नहीं होती है, जो कॉन्टेजियस नहीं होती है, उसको हम नॉन इन्फेक्टेड डिसीज, नॉन कॉन्टेजियस डिसीज कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। सच डिसीजेज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उसकी अपनी बॉडी में होती है। ये माल न्यूट्रिशन से भी हो सकती है, ओवर न्यूट्रिशन से, अंडर न्यूट्रिशन से, इससे ये डिसीजेस हो सकती है। तो यहाँ हम सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में अभी जो है पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज कैंसर। कैंसर इज द नॉन इन्फेक्टेड डिसीज
ये कैसी होती है? तो ये होती है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो सेल का अनकंट्रोल और एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, उससे होती है। इसकी डेफिनेशन ही है, व्हाट इज मीन बाय कैंसर? कैंसर इज द अनकंट्रोल एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन द बॉडी इज कॉल्ड एज कैंसर। तो इसके नतीजे में क्या तैयार होता है? ग्रोथ के नतीजे में बहुत सारे सेल जो है वो एबनॉर्मली ग्रो हो जाते हैं, तो उससे एक लम्प तैयार हो जाता है, ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल जो लम्प तैयार हो जाता है, जिसे हम गांठ कह सकते हैं, उसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन, कोई भी लंग्स में हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, माउथ में, टंग में, स्टमक में, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, स्किन में, टिश्यू, ब्लड काय में भी, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी सेल्स की बनी हुई होती है और ये सेल का क्या है? अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ है, इसलिए बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो ये जो कैंसर है ये कैसी डिसीज है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है। इसके बाद इसके कुछ रीजंस है। क्या क्या रीजंस हैं? कंजम्पशन ऑफ टोबैको, टोबैको खाने से, गुटखा खाने से, स्मोकिंग करने से, शराब, अल्कोहलिज्म से, हाँ, बॉडी के अंदर हमारे जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर फाइबर की कमी से, हाँ, फ्रूट और लीफी वेजिटेबल्स की कमी से ये हो सकती है। इसी तरह से जंक फूड के ज़्यादा इस्तेमाल से, पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह के, और बहुत सारे जो रीज़न है इसके, इट में भी हेरिडिटी, इसका रीज़न जो है हेरिडिटिकल रीज़न भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ रीज़न्स है और यही रीज़न जो है हमें इस डिसीज़ होने के बाद जो है इसके कुछ सिम्टम्स भी दिखाते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो है क्रोनिक कफ रहना। क्रोनिक यानी लंबे अरसे तक जो है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक जो है कफ रहना, हॉर्स वॉइस हो जाना, वॉइस में तब्दीली आ जाना, डिफिकल्टी इन सोलिंग, खाने में, चबाने में जो है तकलीफ होना, इनक्यूरेबल स्कार, इन्फ्लेमेशन होता है, जलन होती है बॉडी के अंदर, लम्प्स तैयार हो जाते हैं बॉडी के किसी पार्ट में, स्पेशली इन द ब्रेस्ट। इसी तरह से अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो या रेड सिग्नल बोलेंगे हम उसका, कि पेशेंट का तेजी से वेट लॉस हो जाता है, तेजी से, फास्ट एकदम। तो स्टूडेंट्स, इट इज अबाउट द कैंसर। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है कुछ फोटोज दिखाई जा रही है आपको। ऑलवेज रिमेंबर, ये फोटो क्या दिखाती है? ये आप देखेंगे जितने भी टोबैको होते हैं, सिगारेट होते हैं और टोबैको प्रोडक्ट होते हैं, ये सब पर ये फोटो आती है बाहर से, और वहाँ लिखा हुआ भी आता है। क्या लिखा हुआ आता है? यस, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, टोबैको इज एडिक्शन इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको खाते हैं। बहुत डेंजर फोटो है, देखने से ही चिढ़ आना चाहिए इंसान को, लेकिन तंबाकू की पुड़ी पे होने के बाद भी लोग इसको च्युइंग करते हैं ना। तो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर, कंट्रोल डाइट हेल्प टू प्रिवेंट सम टाइम्स ऑफ कैंसर, यानी कंट्रोल डाइट होना चाहिए हमारी ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके टाइप्स ऑफ कैंसर। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद मॉडर्न ट्रीटमेंट इन मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर, यानी इसका इलाज ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए और कुछ मॉडर्न कुछ इलाज है इसके, वो भी हम कर सकते हैं। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, च्यूइंग एंड स्मोकिंग, इसका एडिक्शन से हमको रुकना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ दी गई है। क्या दिए हुए? मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, यानी मॉडर्न कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट है या डायग्नोसिस है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है वेरियस टेक्निक लाइक सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये कुछ जो है हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ टेस्ट है। सीटी स्कैन पूरी बॉडी का स्कैन होता है, एमआरआई होता है, स्कैन होता है, मेमोग्राफी होती है, ब्रेस्ट की जो है चेकिंग को कहते हैं मेमोग्राफी, बायोप्सी होती है। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी के अंदर ये होता है कि एक पेशेंट जो होता है उसके जो ट्यूमर का कुछ टिश्यू वगैरह लिए जाते हैं और वो टिश्यू को जो है पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, उसके सेल की जांच करने के लिए, ताकि वहाँ जाकर जो है ये सेल नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है ये पहचाना जा सके, जिससे ये डायग्नोस होता है कि ये कैंसरस सेल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो है इम्पॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये नई नई टेक्निक्स है जिसके ज़रिए से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, सीटी स्कैन के ज़रिए से, एमआरआई के ज़रिए से, मेमोग्राफी के ज़रिए से, बायोप्सी के ज़रिए से। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड कौन कौन से है? कीमोथेरापी है, कीमोथेरापी में जो है पेशेंट को इंजेक्शन दिए जाते हैं,
ये बहुत ही पावरफुल इंजेक्शन होते हैं कैंसरस सेल को ख़त्म करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए। रेडिएशन होता है, रेडिएशन में जो है स्पेशली जो है जो ऐसी रेज होती है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन इसकी रेडिएशन दी जाती है ताकि वो कैंसरस सेल उसे मर जाए। इसमें जो है जो हार्मफुल रेस जो होती है उसको यूज़ किया जाता है। उसी तरह से एक और है सर्जरी, यानी अगर कोई पार्ट बॉडी पार्ट के अंदर जो है ये कैंसर की गांठ वगैरह है या ट्यूमर है तो उसको निकाल दिया जाए वहाँ से, ताकि उसका बॉडी के दूसरे हिस्सों से उसका कांटेक्ट कट जाए और बॉडी का दूसरा पार्ट जो है उतना हिस्सा बच जाए। ये उसको सर्जरी कहते हैं। सर्जरी मॉडर्न टेक्निक में रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी आ गई है। इसको जो है इस्तेमाल करके जो है हम जो है कैंसर की जैसी बीमारी से बच भी सकते हैं और पेशेंट की लाइफ में इजाफा भी यानी टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते हैं।